हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में साइंस के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और नेक्स्ट है बस 7वां चैप्टर है। 7वां चैप्टर साइंस में जिसका नया नाम मतलब जो पहले की बुक थी उसमें ये चैप्टर नंबर 8 हुआ था। अब इसमें ये चैप्टर नंबर 7 हो गया। ठीक है, चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे ये जनन क्या होता है, इनके बारे में एक एक डेफिनेशन के बारे में अच्छी तरह डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनन किसे कहते हैं। देखो, किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप अथवा संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अब डीएनए के बारे में जानते हैं कि डीएनए क्या होता है। देखो, डीएनए डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। डीएनए की प्रतिकृति का बनाना जनन की मूल घटना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं नियत होती है। डीएनए गुणसूत्रों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अतः डीएनए द्वारा अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। ऐसा ही डीएनए के प्रतिकरण द्वारा होता है। नेक्स्ट इसके देखो, इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए की मात्रा संतुलित बनी रहती है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं कि विभिन्नता का क्या महत्व है। देखो, विभिन्नता का महत्व, तो देखो, जनन क्षमता का उपयोग कर जीव पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण कर जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। इसके बाद में देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है, देखो, लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी और जैव विकास का आधार। अब देखते हैं एकल जीवों में जनन की विधि। विभिन्न जीवों में जनन की विधि उनके शारीरिक अविकल्प पर निर्भर करती है। अभी अपन इसमें देखते हैं, पहली थी अलैंगिक जनन। क्या होता है अलैंगिक जनन। देखो, इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार के जनन एक कोशिकीय जीवों, कुछ प्राणियों तथा पादपों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन की अनेक विधियां हैं, जैसे द्विखंडन, बहुविखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और पुनरुद्भवन इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में विखंडन क्या होता है। विखंडन के बारे में देखो, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव टुकड़ों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करता है, विखंडन कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है द्विखंडन। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में कोशिका दो भागों में बंट जाती है, प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं, देखो, बहुविखंडन। नेक्स्ट है बहुविखंडन। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी में अत्यधिक ताप तथा शीत से बचने के लिए यह अपने चारों ओर पुट्टी बना लेते हैं। इसका केंद्रक तथा कोशिका द्रव अनेक बार विभाजन करके अनेक पुत्री कोशिकाएं बना लेता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुट्टी की भित्ति फट जाती है तथा नन्हे जीव बाहर निकल आते हैं।
नेक्स्ट है पुनर्भवन या पुनर्जनन। देखो, सॉरी एक मिनट, देखो पुनर्भवन या पुनर्जनन। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणी को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, ये पुनर्भवन कहलाता है। इसके बाद में देखते हैं अपन मुकुलन क्या होता है। मुकुलन कुछ जीवों जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि के शरीर से एक छोटी कलिका निकलती है। इस कलिका में जीव द्रव्य एवं केंद्र का भाग भी होता है। अंततः ये कलिका मात्र जीव से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के बारे में देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन कुछ उच्चतर पौधों में जनन की एक अलैंगिक विधि है। अनेक पौधों में ऐसी कायिक संरचनाएं पाई जाती हैं जो मात्र पौधों से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए आलू के कंद बायोफिल्म एवं फ्लेंचोपान, अदरक में प्रकंद, अरबी में धनकंद इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं बीजाणु जनन। देखो नेक्स्ट है बीजाणु जनन। अधिकांश कवकों और जीवाणु में अलैंगिक जनन की सबसे सामान्य विधि बीजाणु निर्माण है। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा आदि में कभी कभी केंद्रक कला कई स्थानों पर टूट जाती है और इसके केंद्रक में स्थित क्रोमेटिन कण टूटकर अपने चारों ओर जीव द्रव्य एकत्र करके जीवाणु बनाते हैं। देखो जीवाणु बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में आवरण के फटने पर बीजाणु बाहर निकल आते हैं तथा अंकुरण करके नया जीव बनाते हैं। अनेक पौधे जैसे शैवाल, कवक, लाइकेन आदि में बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही मौसमों में होता है। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं उत्तक संवर्धन। इसके बाद में उत्तक संवर्धन। देखो पौधे के किसी उत्तक या अंग का संवर्धन करके नए पौधे का निर्माण करना उत्तक संवर्धन कहलाता है। इसके बाद में है लैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन क्या होता है। जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा जीव युग्मक उत्पन्न करते हैं जिनके मिलन से नई संतान का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। किसी जाति समूह में पाई जाने वाली विभिन्नताएं उप जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक नोट है कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दोनों जीव पहले युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक मतलब जोड़ा। युग्मक का निर्माण करते हैं जिसमें डीएनए की मात्रा पैतृक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी हो जाती है। जब नर एवं मादा युग्मक आपस में संयोजन करते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखो आवर्तबीजी के जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प जननांग है जिनमें जन कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प। देखो जब पुष्प में केवल एक जननांग पुंकेसर अथवा स्त्री केसर ही उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है, जैसे पपीता, तरबूज आदि। अब देखते हैं उभयलिंगी पुष्प। जब पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों आदि। नेक्स्ट है इसके बाद में देखो नोट है कि देखो पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। यह प्राय पीले रंग की गोल संरचना है। पुष्प को छूने पर हाथों पर पीले रंग का पाउडर सा लग जाता है, वे परागकण ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्त्री केसर।
पुष्प के केंद्र में स्थित होते हैं तथा ये मादा जननांग कहलाते हैं। ये मादा जननांग कहलाते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, आधारी फूला हुआ अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र जो प्राय चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय कोशिकाएं मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। कोशिकाओं में इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है। पुष्प के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। तो पहला इसमें बाह्य दल पुंज। देखो, यह पुष्प के सबसे बाहर की ओर स्थित होते हैं। ये कलिका अवस्था में पुष्पीय अंगों की रक्षा करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दल पुंज क्या होता है। ये विभिन्न रंगों के होते हैं और परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में पुंकेसर क्या होता है। देखो, ये पुष्प के नर जननांग है। पुंकेसर के परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है स्त्री केसर। यह पुष्प के मादा जननांग है। इनमें अंडकों का निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, देखो अब इसमें स्वपरागण और परपरागण में अब उनको अंतर देखना है। तो देखो, ये हो गया स्वपरागण और ये हो गया परपरागण। इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि इससे परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है। इससे परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। देखो, इसमें उत्पन्न बीज कम ओजस्वी होते हैं। इससे उत्पन्न बीज अधिक ओजस्वी होते हैं। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट, इस क्रिया की विभिन्नताओं की संभावना कम होती है। इस क्रिया से विभिन्नताओं की संभावना बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है मानव में लैंगिक जनन। इसको देखते हैं। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि आयु के साथ साथ मानव शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। कक्षा 2 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। इस दौरान दूध के दांत गिर जाते हैं और स्थायी दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि समूहबद्ध कर सकते हैं। अब देखते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र देखते हैं कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। देखो, मानव नर जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग हैं: वृषण, वृषणकोश, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी और शीश्न। अब इनके बारे में एक एक देखते हैं, एक एक के बारे में। देखो, वृषण, पुरुष में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैले जैसी रचना वृषण कोश में स्थित होते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक अत्यधिक पतली तथा कुंडलित नलिकाएं होती हैं। इनमें स्थित शुक्र जनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं अधिवृषण। नेक्स्ट है अधिवृषण। अधिवृषण वृषणों के ऊपर स्थित अति कुंडलित नलिकाएं होती हैं। शुक्राणु वृषण से इन नलिकाओं में आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं शुक्रवाहिनी। देखो, शुक्रवाहिनी,
अधिवृषण का अंतिम छोर एक संकरी नली में खुलता है, इसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की शुक्र वाहिनी उदर गुहा में प्रवेश करके शुक्राशय से मिल जाती है। नेक्स्ट है शुक्राशय। देखो यह थैलीनुमा रचना होती है। शुक्र वाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्र नली के साथ लूप बनाती हुई शुक्राणु में खुलती है। शुक्राशय में शुक्राणु एकत्र होते हैं। शुक्राशय में पोषक तरल स्रावित होता है। शुक्राणु सहित इस तरल को वीर्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं मूत्र मार्ग। 5th नंबर पर है मूत्र मार्ग। शुक्राशय एक संकरी नली के द्वारा, जिसे स्खलन नलिका कहते हैं, मूत्राशय के संकरे मार्ग में खुलता है। पुरुष में मैथुन क्रिया के लिए मूत्र मार्ग एक मांसल अंग शीशन में स्थित होता है। बाद में यह एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, इसे मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं सहायक ग्रंथियां। इसके बाद में है सहायक ग्रंथियां। देखो उपर्युक्त अंगों के अतिरिक्त पुरुषों में प्रोस्टेट, काउफर्स तथा पीनियल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो अपने अपने स्राव वीर्य में स्रावित करती हैं तथा शुक्राणुओं की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र। देखो मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं: अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, योनि भाग और बर्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अंडाशय। पहले नंबर पर अंडाशय। स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ये अंडाकार भूरे रंग की रचनाएं हैं, जो उदर गुहा में गर्भाशय में दोनों ओर एक एक करके स्थित होते हैं। अंडाशय में अंड जनन की क्रिया द्वारा अगुणित अंड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी दोनों अंडाशयों के समीप स्थित झालरदार मुखिका से एक एक अंडवाहिनी निकलती है, जो मध्य भाग में फैलोपियन नलिका कहलाती है। दोनों ओर की नलिकाएं गर्भाशय के ऊपरी भाग में खुलती है। नेक्स्ट देखते हैं गर्भाशय। गर्भाशय देखो गर्भाशय एक मांसल रचना है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग संकरा होता है। दोनों ओर की अंडवाहिनी गर्भाशय के चौड़े भाग में ऊपर की ओर खुलती है। नेक्स्ट है योनि। अब देखो गर्भाशय का निचला भाग एक संकरी एवं लचीली मांसल नलिका में खुलता है, जिसे योनि कहते हैं। मैथुन के समय पुरुष का वीर्य इसी नलिका में स्खलित होता है और गर्भाशय मुखिका से होते हुए शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। इसके बाद में देखते हैं भग। देखो भग योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है, जिसे भग कहते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके दोनों ओर दो मांसल ओष्ठ होते हैं। दोनों ओष्ठों के जुड़ने के स्थान पर ऊपर की ओर एक भग शीर्ण होता है। नेक्स्ट है बर्थोलिन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथि देखो यह एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित करती है। यह तरल पदार्थ मैथुन को सुगम बनाता है तथा शुक्राणुओं का जीवाणुओं से रक्षा करता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। तो देखो यदि अणु कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो ये लगभग 1 दिन तक जीवित
रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन के होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह परत धीरे धीरे टूट जाती है। इस चक्र में लगभग एक माह का समय लगता है। देखो, एक माह का समय लगता है। इसे रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। अब इसके बाद में देखते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदैव बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है, और यदि वह गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है तो इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण को रोक कर, देखो, गर्भधारण को रोककर स्वास्थ्य को बनाए रखना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब गर्भधारण रोकने के उपाय। देखो, पहला क्या है, रोधक विधियां। इसमें कंडोम का तथा डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है। ये युक्तियां शुक्राणु को अंडाणु से मिलने में रोधक का कार्य करती है, जिससे निषेचन नहीं होता है। नेक्स्ट है रासायनिक विधियां। देखो, सगर्भता को रोकने में महिलाओं 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग करती है, मुख्य गोलियां तथा योनि गोलियां। ये गोलियां शुक्राणुओं या अंडाणुओं को निष्क्रिय कर देती हैं। अब नेक्स्ट है, देखो, इनमें शल्य विधियां। थर्ड है कि शल्य विधियां क्या क्या है। इस विधि में पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी कराई जाती है। फोर्थ नंबर है अंतःगर्भ निरोधक विधियां। चिकित्सकों द्वारा कॉपर टीका रोपण गर्भाशय के अंदर करने से गर्भधारण क्रिया नहीं होती है। देखो, नेक्स्ट, अब ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। मतलब जो 7वां चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे, 8वां। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।